नमस्कार प्यारे मित्रों, रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्षेत्र मिति से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, पिछली कक्षा में हमने क्षेत्र मिति से संबंधित बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग आगे बात करेंगे क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्नों की। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा आप लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई आयत दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको आयत दिया हुआ है, तो ये तो हो गई दोस्तों इस आयत की लंबाई, और ये हो जाएगी इस आयत की, ये आ गई चौड़ाई। देखो, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब इस आयत की जो लंबाई है, इस लंबाई में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 20% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। आगे कहता है कि ऊंचाई में, देखो ये ऊंचाई नहीं है, यहां पे आप लोग ध्यान रखना क्या आएगा, इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई में 30% की कमी, यानी ये जो चौड़ाई दी गई है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 30% हमें क्या करना है, कमी करना है। तो हमें बताना है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात आप लोग मुझे ये बताइए, ये कोई आयत है, इस आयत की लंबाई क्या है आपको मालूम नहीं है, इसकी चौड़ाई क्या है ये भी हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि आपको ये बताना है दोस्तों कि अगर इसकी लंबाई में आप लोग 20% की वृद्धि कर दोगे और चौड़ाई में यदि आप लोग 30% की मान लो क्या करते हो, कमी करते हो, तो बताओ उस कंडीशन में फिर इसका जो क्षेत्रफल होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो मैंने कहा, माना लंबाई इसकी है 30 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे कहा कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। देखो, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये मैंने सुविधा के लिए माना है। लंबाई को माना 30, चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, 10। अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा, एरिया, तो आपको पता आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई आपको दी गई है 30 और चौड़ाई दी गई है 10, तो जैसे ही 10 को हम 30 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये कहता है कि साहब लंबाई में आपको 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो लंबाई को माना आपने 30, तो आप 30 का क्या निकालोगे दोस्तों, 20%, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 20/100। देखिए, लंबाई को हमने 30 माना था, हमें चाहिए 20% की वृद्धि, तो पहले हम 30 का क्या निकालेंगे, 20%, यह आ जाएगा 30 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6 आ गया। देखो, वृद्धि है तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस। पहले लंबाई थी 30, 30 में 6 की वृद्धि कर देंगे, तो अब जो नई लंबाई हमें प्राप्त होगी यह आ जाएगी दोस्तों हमारे पास कितनी, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, चौड़ाई जो दी गई है उसमें 30% की हम लोग क्या करेंगे, कमी। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी, 10। बताओ 10 का क्या निकालेंगे, 30%, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ये आ गया आपके पास 3। एक बात बताओ दोस्तों, 30% की कमी करना है, कमी के लिए हम क्या कर देंगे, गठा देंगे। तो हमने चौड़ाई को माना था 10। एक बात बताओ, चौड़ाई को हमने 10 माना, 10 में से 3 गठा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। यानी इस परिवर्तन के बाद में लंबाई तो आ गई 36 और चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, 7।
अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा नया लंबाई इंटू नई चौड़ाई, तो 36 इंटू 7। जब 36 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, यानी ये आएगा दोस्तों 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग मुझे ये बताइए, पहले क्षेत्रफल आया था 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 300 से 252, मतलब यहाँ दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुई, कमी। कमी कितने की हुई, 300 में से यदि आप लोग 252 को घटाते हैं तो कमी प्राप्त होती है दोस्तों आपको 48 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि 16% कमी, 20% वृद्धि, 25% कमी और 10% वृद्धि। देखो प्रतिशत में आंसर आ रहा है, तो आप लोग मुझे ये बताओ, पहले का क्षेत्रफल कितना था साहब 300, नया क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 252। एक बात बताओ, नया जो प्राप्त हुआ वो कम हुआ, यानी क्या हो गई दोस्तों कमी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो या तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, या कौन सा आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी, या तो आएगा ए या कौन सा आएगा सी, यानी वृद्धि वाला तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, 300 में से 252 को घटाया तो आंसर कितना आया 48। ठीक है, यानी कमी जो है वो कितने की हुई 48 की। आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है कमी प्रतिशत। देखो कमी प्रतिशत बराबर सूत्र होता है कि आ जाएगा कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। तो कमी कितने की हुई दोस्तों, कमी होती है 48 की। प्रारंभिक मूल्य कितना था आपका, प्रारंभिक मूल्य था 300, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यह आ गया 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी 16% की क्या हो जाएगी दोस्तों आपके कमी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए वर्ग से संबंधित आपका प्रश्न है कि एक जो वर्ग है ना, उस वर्ग की भुजा में 20% की हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, वृद्धि कर देते हैं। तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल व पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। समझिए, बात की जा रही है दोस्तों यहां पर किसकी, वर्ग की। एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये कोई वर्ग है। वर्ग क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। इसकी भुजा कितनी है ये आप लोगों को मालूम नहीं है, इससे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी भुजा ये 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग की चारों भुजा समान होती है। मैं कहूँगा इसका निकालो क्षेत्रफल। जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी हमने माना 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि हमें क्या करना है, इसकी भुजा में 20% की वृद्धि करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले आपने भुजा को क्या माना दोस्तों 10, 10 का क्या निकालोगे 20%, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों। वृद्धि कितने की होगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ोगे तो 10 और 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों 12, यानी वर्ग की नई भुजा आपकी प्राप्त हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो नया जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों यह आ जाएगा 12 इंटू 12 कितना होगा आपका 144। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है
कि नए क्षेत्रफल यानी नया क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों 144 और पुराने क्षेत्रफल में आपको क्या बताना है अनुपात। तो नया क्षेत्रफल आया 144, इसका अनुपात निकालोगे पुराने क्षेत्रफल के साथ जो कितना दिया हुआ था दोस्तों आपको 100। देखिए इसको आप काटोगे, ये कटेगा 50 और ये कट जाएगा आपका 72, ये कटेगा दोस्तों 25, यह आपका आ जाएगा 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्यारे मित्रों आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। देखिए जैसे सपोज कीजिए यह आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त के ठीक बीच में स्थित क्या होता है दोस्तों केंद्र। आपसे बात की जा रही है वृत्त की त्रिज्या के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यह त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, इस वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो व्यास की क्या होती है आधी होती है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, हमें पता है कि सर वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो केंद्र के चारों तरफ क्या होती है समान माप की होती है। ये त्रिज्या कितनी है आपको मालूम नहीं है। सपोज कीजिए दोस्तों इस त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, जिसे आपसे कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। मान लो इस त्रिज्या को मैंने आपसे कहा 7, कि ये त्रिज्या कितनी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। जब आप इसको दोगुना करोगे तो आप लोग मुझे बताओ ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो प्रश्न कहता है कि अब इसका क्षेत्रफल जो है वो पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ दोस्तों, पहले आपने त्रिज्या को माना 7, जब इस वृत्त की त्रिज्या 7 है तो आप इसका क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर को कितनी बार लिख के गुणा करेंगे 2 बार। आर का मान है 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब वृत्त की त्रिज्या को हमने 7 सेंटीमीटर माना तब वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो में क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, मतलब किससे गुणा कर दिया दोस्तों 2 से गुणा कर दिया, तो आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान अब हो जाएगा दोस्तों 14, तो 7 से कटेगा 14 2 बार, 22 दूनी 44, यानी 14 को हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों 44 से, तो यह आ जाएगा 16 17 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले आपके पास क्षेत्रफल आया कितना 154, अब आपको प्राप्त हुआ दोस्तों कितना 616। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पहले का जो क्षेत्रफल है, देखो अब इसका क्षेत्रफल कब, जब आपने इस वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया 2 गुना। तो वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो बताओ पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना आएगा। तो आप लोग मुझे बताओ, अभी जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो आया 616। ठीक है, पहले वाला क्षेत्रफल कितना था 154। 154 का यदि हम भाग देते हैं दोस्तों 616 में, तो ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए 4 बार। देखो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और बिल्कुल देखिए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 गुना, क्योंकि पहले जो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो आया 154, अब आपको जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो आया 616।
यदि 154 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 616। यानी प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है 8 मीटर। यानी बात कर रहे हैं हम किसकी, आयत की, रेक्टेंगल। देखो आयत है, आयत की लंबाई आपको दी गई है दोस्तों 15 मीटर और चौड़ाई आपको दी गई है कितनी, 8 मीटर। अब आपको बताना है दोस्तों विकर्ण की माप क्या होगी। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे विकर्ण का मतलब क्या होता है। प्यारे मित्रों कोई सा भी चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, आयत की। तो दोस्तों आयत का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है। देखिए आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई स्क्वायर। तो यह आ जाएगा दोस्तों, लंबाई दी गई है 15 का स्क्वायर, चौड़ाई दी गई है आपको 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा दोस्तों 225 और 8 का स्क्वायर होगा कितना, 64। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 225 प्लस का 64, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 289। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि रूट में आ रहा है 289। तो देखिए दोस्तों रूट 289 का मतलब हो गया आपको बताना है कि 289 जो है वो किसका वर्ग है। ठीक है, यानी 289 का आपको वर्गमूल बताना है। तो इसके लिए ध्यान रखना प्यारे मित्रों, क्षेत्रमिति पढ़ो तो आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के घन आपको याद होने चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, रूट 289 का जो मान है वो कितना होता है, 17। क्योंकि याद रखना 17 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 289। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 17 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप 30 अंडर रूट 2 मीटर है। देखो वर्गाकार मैदान, जिसे मान लीजिए आपने कोई मैदान बनाया साहब, ठीक है। अब आप मैदान की बात कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो जैसे मान के चलिए यहाँ मैंने मैदान लिया जो किसके आकार का है, वर्ग के आकार का। देखो ये वर्ग है आपका एक, ठीक है, ये वर्ग के आकार का मैदान है। वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान माप की होती है। अब प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप, देखो इस तिरछी माप का मतलब हो गया ये वाली तिरछी माप आएगी। तो इस तिरछी माप को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, विकर्ण। यानी प्रश्न में आपको दिया गया है वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का जो विकर्ण है ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 30 रूट 2 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 30 अंडर रूट 2 मीटर। आगे प्रश्न कहता है तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात आप लोग मुझे बताइए, आपको इस वर्ग का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्षेत्रफल। आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, यदि आपको इस वर्गाकार मैदान का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा।
तो बताओ क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले हमें किसका मान चाहिए दोस्तों, वर्ग की भुजा का। तो आप लोग प्रश्न पे गौर कीजिए, आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, आपको प्रश्न में दिया गया है वर्ग का विकर्ण, यानी यहां कौन सा सूत्र काम में आएगा, पहले वर्ग का विकर्ण। देखिए वर्ग का जो विकर्ण है दोस्तों ये होता है भुजा √2, और वर्ग का विकर्ण का मान आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 30√2। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, √2 से √2 कट जाएगा, भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 30 मीटर। 30 मीटर आपकी भुजा आ गई। आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा, 30 को 30 से गुणा करोगे 3 × 9, यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 900 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में यानी स्क्वायर में आता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 900 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले नए क्वेश्चन के बारे में। अगला जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें आपसे कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज, देखिए सबसे पहले बात आती है दोस्तों किसकी, समलंब चतुर्भुज की। यह आ गया समलंब चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो समांतर भुजाएं उसके आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, वह क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी मान के चलिए अगर मैं आपसे कहूं एक समांतर भुजा ये है और एक समांतर ये वाली भुजा है, ठीक है। अब ये दोनों इस आधार के साथ में जो यहाँ कोण बनाएगी दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये होता है हमारा इस प्रकार से, ये आ गई दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये और ये समान होती है, ये और ये समान होती है, क्योंकि ये हमें एक आयत बना हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। अब प्रश्न हमारा कहता है कि दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 और 14 मीटर। देखिए एक भुजा छोटी है एक बड़ी है, छोटी वाली हो जाएगी दोस्तों आपकी 10 मीटर, तो बड़ी वाली जो आएगी आपकी यह आ जाएगी दोस्तों 14 मीटर। चलो समलंब चतुर्भुज है, एक समांतर भुजा छोटी होती है, एक समांतर भुजा बड़ी होती है। छोटी वाली समांतर भुजा को आपने नाम दे दिया 10 मीटर, बड़ी वाली हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी टोटल कितनी दोस्तों, 14 मीटर। आगे देखिए, फिर प्रश्न कहता है कि समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 3 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बीच की, ये कितनी है, 3 मीटर। देखो ये भी 3 मीटर होगी तो ये भी कितनी होगी, 3 मीटर। एक बात बताइए, आपको पता है ये आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ये 10 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 10। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है, ये है 14। 14 में से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी आपके यहाँ तक 10। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 14, यहाँ से यहाँ तक की आ गई 10, 14 में से 10 घटा दिया, बोलो बाकी कितनी बचेगी आपकी। तो आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आएगी वो हमारे पास बचेगी कितनी, 4 मीटर। ठीक है, चलो आगे देखो, आपको बताना है उसका क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आपको क्या बताना है दोस्तों, परिमाप। एक बात आप लोग मुझे बताओ, परिमाप शब्द का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के चारों ओर की माप का योग। यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर इस समलंब चतुर्भुज का आप लोग परिमाप ज्ञात करते हो तो चारों तरफ की भुजाओं का योग आपको करना है, कोई सी भी आकृति हो। आप कहोगे सर ये 10 है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 10 है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, लेकिन क्या आपको ये वाली भुजा मालूम है क्या, नहीं। अगर आपको ये वाली भुजा मालूम नहीं है दोस्तों, तो पहले आपको क्या करना होगा,
इस वाली भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो इस प्रकार से ये होती है, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण भुजा। एक आती है लंब और एक क्या आता है, आधार। कर्ण भुजा आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। आपको पता है कि इस कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है, इस कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है दोस्तों, वो इस लंब के वर्ग और आधार के वर्ग दोनों के योग के क्या आता है, बराबर आता है। समझना आप लोग ध्यान से मेरी बात। यानी कर्ण भुजा का वर्ग, इस वाली भुजा का जो वर्ग आएगा, ये कर्ण भुजा है, इस कर्ण भुजा का जो वर्ग आएगा दोस्तों, ये लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या आएगा, बराबर। एक बात बताओ, लंब 3 मीटर तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आधार है यहाँ से यहाँ तक कि 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौकू 16, ये आ गया दोस्तों कितना, 25। इस कर्ण का जो वर्ग है ये आपको कितना प्राप्त हुआ, 25। देखो स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या के रूट लग जाता है, और रूट 25 का मान क्या होता है प्यारे मित्रों, 5 होता है, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। बताओ ये वाली भुजा कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई दोस्तों 5 मीटर। अब एक तो आपको क्या चाहिए, इसका आपको चाहिए दोस्तों इसका परिमाप। एक बात बताओ, आप परिमाप ज्ञात करोगे, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप का योग। यहां से स्टार्ट करें, ये कितनी आ गई दोस्तों, 10, ये आ गई 5, फिर यहां से लेकर यहां तक की टोटल आ गई 14, और यहां से यहां तक की कितनी आ गई, 3। सबको जोड़ेंगे हम, 10 और 5 15, 15 और 14 29, 29 में अगर हम 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो 29 और 3 हमें कितना प्राप्त होता है, 32। यानी 32 मीटर प्यारे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, इसका परिमाप। ठीक है, चलो हमने निकाला समलंब चतुर्भुज का परिमाप, तो ये प्राप्त हो गया साहब हमें 32 मीटर। एक क्या चाहिए हमें, क्षेत्रफल। आप लोग बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या हम लोग कह सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो एक बात बताइए, यह आ जाएगा दोस्तों आपका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं आपको प्रश्न में दी गई थी 10 और 14, तो यह आ जाएगा 10 प्लस का 14 इंटू ऊंचाई, यानी उनके बीच की दूरी आपको दी गई थी प्रश्न में कितनी, 3। तो बताइए 10 और 14 को आप जोड़ोगे 24, 24 को 3 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका 24 इंटू 3 बटे में क्या आ रहा है, 2, 2 का भाग दिया आपने, 24 में गया 12 बार, 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों, 36। यानी क्षेत्रफल जो आएगा वो आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहा था, क्षेत्रफल आया 36, परिमाप आया 32, तो 36 और 32 चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो ये वर्ग मीटर में है, और परिमाप पूछ रहा है तो किस में, मीटर में। ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण। देखो कोई क्षेत्र है, ठीक है, और जो क्षेत्र आपको दिया गया है दोस्तों वो क्षेत्र किसके आकार का है, चतुर्भुज के आकार का। तो एक बात बताइए आप लोग मुझे, जैसे मैं कहूं कि हमने ये एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये चतुर्भुज है हमारा, ये चतुर्भुज हो गया आपका। तो चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण, देखो 2 विकर्ण है, एक तो ये वाला होगा और एक ये होगा, कोई सा भी आप लोग एक विकर्ण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने विकर्ण ले लिया, ठीक है, विकर्ण कितना है 24 मीटर।
यह आ गया आपका दोस्तों 24 मीटर। और शेष सम्मुख शीर्षों से, अब देखो शेष का मतलब क्या है, ये दोनों विकर्ण आपने काम में ले लिए, इनसे आपने खींच लिया, सॉरी दोनों शीर्ष आपने काम में ले लिए, जिनसे आपने क्या खींचा, विकर्ण, तो शेष बचेंगे ये दोनों। अब इन दोनों से आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसके ऊपर क्या डाल दोगे, लंब डाल दोगे। ठीक है, ये लंब डाल दिया आपने, क्लियर है। तो एक लंब तो हो गया आपका 8 मीटर, और एक कितना हो गया दोस्तों आपका, ये जैसे आ गया 8 मीटर, तो ये आ गया आपका 13 मीटर। समझना आप लोग ध्यान से प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का ये जो क्षेत्र आपको दिया गया है दोस्तों, ये चतुर्भुज के आकार का है। तो चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण जैसे आपने ये ले लिया, आ गया 24, और शेष सम्मुख शीर्ष, इन दोनों शीर्षों से बनाए गए लंब हो गए 8 और कितना 13 मीटर। तो इस क्षेत्र का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। एक बात बताइए, इससे पहले जो हमने क्षेत्रमिति की पहली क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई चतुर्भुज है और उसका कोई विकर्ण है, यदि आप शेष सम्मुख शीर्षों से उस विकर्ण के ऊपर लंब डालते हो, तब उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण कितना है 24, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये हो जाएगा 13 प्लस का 8। क्लियर है, याद रखना दोस्तों, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, 2 का भाग दिया 24 में, ये गया 12 बार, तो 12 एकम 12, और इस 13 में जोड़ोगे आप 8 को, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21। 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 एकम 21, 21 और 4 हो जाएगा 25। यानी आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर, और 252 मीटर वर्ग मीटर जो है वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या बताओगे साहब, क्षेत्रफल। एक बात बताइए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, समान माप की होती है। मान के चलिए जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया और मैंने ये कहा कि साहब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मालिक ये तीनों भुजा क्या है, समान। यार तीनों भुजा अगर इसकी समान है तो ये समबाहु त्रिभुज है। चलो फिर मैंने कहा एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से, मान लो मैंने ये वाला शीर्ष ले लिया, इसको मैंने नाम दिया ए, ये हो गया आपका बी और ये आ गया सी। शीर्ष लिया मैंने ए, सामने की भुजा बताओ, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, अब देखो हम क्या करेंगे, इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा के ऊपर ये क्या डाल देंगे दोस्तों, लंब। ठीक है, और लंब की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओगे। एक बात बताओ भाई, ज्ञात करना है आपको दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक तो सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वो तो कब काम में लेंगे, जब हमें क्या दी जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा। एक होता है दोस्तों कि जब उसकी ऊंचाई दे दी जाती है तो सूत्र होता है ऊंचाई स्क्वायर बटा √3, ये हमने पढ़ा था।
तो आप लोग मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैंने आपसे कहा कि जब समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर हम लंब डालते हैं तो ये लंब ही इस त्रिभुज की क्या कहलाती है दोस्तों, ऊंचाई कहलाती है। आप लोग कहोगे ऊंचाई कितनी आ गई, तो साहब मैंने कहा कि ऊंचाई जो है वो आ गई दोस्तों इसकी 10 मीटर। चलो 10 मीटर ऊंचाई आ गई। जब ऊंचाई दे दी जाती है और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ऊंचाई स्क्वायर बटे में आ जाएगा अंडर रूट का 3। ऊंचाई है 10 तो 10 इंटू 10 बटे में आ गया अंडर रूट 3। दोस्तों 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा कितना, 100। अंडर रूट 3 की अगर हम बात करें तो अंडर रूट 3 का मान होता है दोस्तों 1.732। याद रखना कितना होगा, 1.732। और जब आप लोग इस 1.732 का भाग दोगे 100 में तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग इसे फटाफट। देखो इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हुए हैं, तो उनके द्वारा नहीं चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। देखो समझिए, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि 14 मीटर वर्गाकार घास का मैदान। देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए घास का मैदान, ठीक है, आपको घास का मैदान चाहिए। घास का जो मैदान है वो किसके आकार का है, वर्गाकार। आपको पता है कोई भी आकृति वर्ग के आकार की होती है तो हमें किस चीज से मतलब रहता है, उसकी भुजा से। इस घास के मैदान की जो वर्ग के आकार का है उसकी भुजा दोस्तों आपको दी गई है 14 मीटर। एक बात बताओ, 14 मीटर इसकी भुजा है, चलो कोई बात नहीं, 14 मीटर किसकी भुजा है, वर्ग की। 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर, अब जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे और यह आ गया दोस्तों हमारा एक वर्ग, ये वर्ग है। इस वर्ग के 4 कोने हो गए दोस्तों इस प्रकार से। इस वर्ग की जो भुजा है वो दी गई है 14 मीटर, यानी यहां से यहां तक की भी 14 है, यहां से यहां तक की भी 14 है। ये सभी चारों भुजाएं किस माप की है, 14 मीटर की है। ये 4 कोने आ गए। चारों कोनों पर आपने क्या किया, 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बांधे। देखो समान लंबाई की रस्सी से आप लोग बांधोगे। एक बात मुझे बताओ, समान लंबाई की जब आप रस्सी लोगे तो भुजा आपको दी गई है 14, 14 का आप लोग आधा करोगे 2, यह आ जाएगा दोस्तों कितना, 7 मीटर। यानी रस्सी की जो लंबाई आप लोगे ना ये कितनी आएगी दोस्तों, 7 मीटर। क्योंकि समझो यहां आपने घोड़ा बांधा, उसकी रस्सी की लंबाई आ गई 7 मीटर। तो देखो यहां घोड़ा बांधोगे तो उसकी रस्सी की भी लंबाई कितनी आएगी, 7 मीटर। 7 और 7 पूरी कितनी है, 14। यहां घोड़ा बांध दिया, ये लंबाई आ गई रस्सी की 7 मीटर। यहां घोड़ा बांध दिया, ये लंबाई आ गई रस्सी की कितनी, 7 मीटर। तो देखो ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी क्या आ जाएगा, 7 मीटर। इसी प्रकार ये सब कितनी होगी दोस्तों, 7 मीटर।
चलिए एक बात मुझे समझाओ आप लोग, अगर यहां घोड़े को बांधोगे आप, घोड़ा कौन से भाग को चरेगा? यार ये बताओ, यहां घोड़े को बांध दिया, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं, ये कोई जैसे मान लो आपने लकड़ी का टुकड़ा गाड़ दिया, इसके ऊपर आपने घोड़े को बांध दिया। मैंने कहा घोड़े को आपने जिस रस्सी से बांधा है उसकी लंबाई है कितनी? 10 मीटर। तो घोड़ा घूमेगा, जहां तक घूमेगा वहां तक वह चलेगा। यदि वो यहां से यहां तक घूमता है तो इधर घूमेगा यहां, इधर घूमेगा यहां। इस प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? एक वर्त बन जाएगा। कोई सा भी जानवर हो, वो अपने खूंटे के चारों तरफ जब घूमता है तो किसका निर्माण करता है? एक वर्त का निर्माण करता है। और किसी भी जानवर को जब हम रस्सी से बांधते हैं और जब वो जिस टुकड़े के आपने बांधा उसके चारों तरफ जब वो घूमेगा तो वर्त का निर्माण करेगा। तो रस्सी की जो लंबाई होती है दोस्तों वो किसका काम करती है? उस वर्त की त्रिज्या का काम करती है। तो समझना आप लोग, यहां जो घोड़ा बंधेगा वो इस वाले भाग को चरेगा। यहां जो घोड़ा बनेगा दोस्तों वो इस वाले भाग को चरेगा। यहां जो घोड़ा बनेगा वो इस वाले भाग को चरेगा। और यहां जो घोड़ा बंधेगा वो दोस्तों इस वाले भाग को चरेगा। तो बताओ ये वाला जो बीच वाला भाग आएगा ये आपका क्या बच जाएगा दोस्तों? ये आपका शेष बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये शेष बचेगा आपका। ये वाला भाग आपका शेष बच जाएगा। तो इस शेष बचे हुए भाग का, जिसको घोड़ा नहीं चढ़ सकता, इसका क्या ज्ञात करना है आपको दोस्तों? इसका आपको क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चलो समझो आप लोग ध्यान से, एक एक चीज को समझते हुए चलना। प्रश्न आपका यह कहता है कि आपके पास घास का मैदान है, घास का मैदान है वर्ग के आकार का। आपने कहा ठीक है सर, ये हमारा घास का मैदान हो गया वर्ग के आकार का, ये बिल्कुल वर्ग है। वर्ग की जो आपको भुजा दी गई है वो दी गई है दोस्तों 14 मीटर। अब आपने क्या किया, इसके चारों कोनों के ऊपर 4 घोड़ों को बांध दिया, वो भी समान लंबाई की रस्सी से। तो रस्सी की जो समान लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 मीटर। चारों घोड़ों को जब आप लोग बांधोगे, आपको पता है घोड़ा जब खूंटे के चारों तरफ घूमता है तो वर्त का निर्माण करता है, यानी वह उस वर्ताकार भाग को क्या कर लेता है? चर लेता है। तो यहाँ बंधने वाला घोड़ा इस पूरे भाग को चर लेगा। इस प्रकार यहाँ बंधने वाला घोड़ा इस पूरे भाग को चर लेगा। तो ये वाला जो भाग है बीच का, ये क्या बच जाएगा आपको? शेष, जिसे घोड़ा नहीं चर पाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। समझना ध्यान से, साइड वालों को हटा दो, साइड वाले अब आपके कोई काम के नहीं है। देखो ये साइड वाला भाग आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, इनको आप लोग हटा दीजिए। इनको तो आपने हटा दिया, देखो इनको आपने हटा दिया। तो अब आपके प्रश्न सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वाला भाग आपको चाहिए यहां से लेकर यहां तक। एक बात मुझे बताओ आप लोग, ये वाला भाग आपको चाहिए, पूरा आपको दिया हुआ है दोस्तों क्या? घास का मैदान। यह है वर्ग के आकार का। अगर मैं कहूं इस वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करो और ये चारों क्षेत्रफल आप लोग घटा दो, तो बताओ ये वाला शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? अब समझना आप लोग थोड़ी देर के लिए। पहले निकालो वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा दी गई है 14, 14 का आप जब स्क्वायर करोगे 14 इंटू 14 तो ये आपको प्राप्त होगा दोस्तों 196 मीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। देखो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया क्या?
हमें प्राप्त हो गया 196। एक बात आप लोग मुझे बताइए, समझना 2 मिनट के लिए, ये कोई वर्त है, ठीक, वर्त को बीच में से काटा, 2 भागों में बट गया, प्रत्येक समान भाग एक अर्धवर्त कहलाता है। फिर यहां से समान बीच में से काट दिया तो प्रत्येक भाग जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, वर्त का चतुर्थांश। वर्त का चतुर्थांश होता है दोस्तों 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वर्त का चौथा भाग है, ये भी वर्त का चौथा भाग है, ये भी वर्त का चौथा भाग है, और ये भी क्या दोस्तों वर्त का चौथा भाग है। वर्त के 4 भागों को अगर आप मिला दो, जैसे मान लो ये वाला भाग आपका यहाँ आ गया, ये वाला भाग आपका यहाँ आ गया, ये वाला भाग आपका यहाँ आ गया, और ये वाला भाग आपका यहाँ आ गया, बताओ चारों भागों को मिलाते ही पूरे वर्त बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो इन या तो आप लोग ऐसे कर लो, 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्त का चतुर्थांश होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से गुणा कर दो, चारों का आ जाएगा, ये चारों को मिला दो एक वर्त बन जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल निकालो, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर क्या होगी, घोड़े की रस्सी जिससे उसको बांधा गया है, तो ये त्रिज्या हो गई 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो पूरा क्षेत्रफल था वर्ग का 196, इन चारों का आया दोस्तों 154। 154 को हम घटाएंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, घोड़े द्वारा नहीं चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो 196 के अंदर से हम घटाएंगे 154, यह आ जाएगा दोस्तों आपका 42 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समझिएगा, 7 सेंटीमीटर के 3 वर्ताकार टुकड़े। देखो 3 वर्ताकार टुकड़े हैं आपके पास, वो भी कितने, 7 सेंटीमीटर के। मतलब दोस्तों ये जो 7 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, एक वर्त की त्रिज्या, क्योंकि वर्त में हमें ये आर का मान चाहिए और कुछ नहीं, तो वर्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं आर, आर का मान आ गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए, 7 सेंटीमीटर के 3 वृत्ताकार टुकड़ों को सटाकर रखा गया है। तीनों वृत्तों के बीच घिरे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो 3 आपको वर्त दिए गए हैं, तीनों वर्त समान त्रिज्याओं के हैं, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तीनों वृत्तों को सटाकर रखा गया है, मतलब तीनों को स्पर्श करते हुए आपको रखना है। मान लीजिए एक वर्त को आपने यहाँ रखा, दूसरे वर्त को आपने यहाँ रखा, तीसरे वर्त को आपने यहाँ रखा, थोड़ा बड़ा ज़्यादा बन गया ये। देखो जैसे एक वर्त आपका ये आ गया, दूसरा वर्त आपका ये आ गया, और तीसरा वर्त आपका ये आ गया, तीनों वर्त आ गए। इस वर्त का केंद्र आएगा दोस्तों इसके बीच में, इस वर्त का केंद्र आएगा इसके बीच में, और इस वर्त का केंद्र आ जाएगा इसके बीच में। एक बात मुझे बताओ, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या होती है दोस्तों वर्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। ये वर्त की त्रिज्या है, बताओ ये इस वर्त की त्रिज्या है कि नहीं है, ये इस वर्त की त्रिज्या है, ये भी इस वर्त की त्रिज्या है, ये भी इस वर्त की त्रिज्या है, और ये भी क्या है दोस्तों इस वर्त की त्रिज्या है। जब इन त्रिज्याओं को हमने आपस में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, इस प्रकार से एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया हमारा। समझिए आप लोग ध्यान से, वर्त की त्रिज्या आपको दी गई थी 7। देखो ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आ गई दोस्तों 7 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए,
तीनों वर्तों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो ये स्थान घिरा हुआ है, इस वाले स्थान का आपको क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। तो यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब आपने तीनों केंद्रों को आपस में मिला दिया, तीनों वृत्तों के केंद्र को आपने आपस में मिला दिया, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ दोस्तों ये जो त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आप लोग कहोगे यहां से लेकर यहां तक की 7 है, यहां से लेकर यहां तक की 7 है, टोटल कितनी हो जाएगी 14। ये भी 7 और 7 14 हो जाएगी दोस्तों, और ये भी कितनी हो जाएगी 7 और 7 14 सेंटीमीटर। क्या इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है? आप कहोगे बिल्कुल सही है, तीनों भुजाएं समान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक तो आपको क्या चाहिए, वृत्त के तीनों केंद्रों को मिलाने पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यह आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपको दी गई है दोस्तों 14, याद रखना 7 और 7 टोटल पूरी हो जाएगी 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा, देखिए 7 2 बार, फिर 2 से ये कटा 7, 7 7 49, यानी आ गया 49√3। आगे देखो, ये तो आपको प्राप्त हो गया 49√3, किसका माना है, इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों, जैसे ये कोई आपका एक क्या है दोस्तों, वर्त है, ठीक है, ये आपका वर्त है। ये अगर आपका वर्त है दोस्तों और ये वर्त का केंद्र है, तो ध्यान रखना 2 वर्त की त्रिज्याएं जो ये क्षेत्रफल काटती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड का मतलब होता है छोटा त्रिज्यीय खंड जो वर्त की 2 त्रिज्याओं के द्वारा काटा जाता है। ये वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है, तो लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है ये वाला भाग। ठीक है, तो आप लोग देखो, ये भी आपका लघु त्रिज्यीय खंड है, ये भी आपका लघु त्रिज्यीय खंड है, और ये भी क्या दोस्तों आपका लघु त्रिज्यीय खंड है। 3 लघु त्रिज्यीय खंड है। एक का जो क्षेत्रफल आएगा वही तीनों का आएगा, क्योंकि तीनों की ये त्रिज्या समान दी गई है। तो आपको क्या करना है, इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बताओ बीच वाला भाग कब आएगा, जब इस पूरे त्रिभुज के अंदर से हम लोग इन तीनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो छायांकित भाग जो हमें ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र आएगा समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों वर्तों के केंद्रों को मिलाने पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल समान आएगा। एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर देंगे, उसको गुणा करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। दोस्तों लघु त्रिज्यीय खंड और त्रिज्यीय खंड का मतलब एक ही होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, πr² θ/360। अब देखिए, एक का क्षेत्रफल आएगा, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तीनों का आ जाएगा, तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² 7 इंटू 7 इंटू थीटा, और बटे में क्या आएगा दोस्तों 360। तो एक बात बताइए, यहां समझना आप लोग ध्यान से, थीटा, थीटा का मतलब हो गया बनने वाला कोण, यानी वर्त के केंद्र के ऊपर अंतरित कोण, वर्त के केंद्र पर बनने वाला कोण। याद रखना, अगर ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होते हैं, समान। एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो याद रखना, यहां थीटा का मान क्या रखोगे आप लोग, 60 रखोगे। क्लियर है, √3 का मान यहां पे रख देना आप लोग 1.732, इसको गुणा कर देना 49 से। ठीक है, ये देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। क्लियर,
0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये कट गया कितनी बार 11 बार, ये आ गया 11 7 77। क्लियर। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, समझ लेना ध्यान से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से किसको घटा दोगे, 3 त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों के योग को। तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल समान आएगा, एक का जो क्षेत्रफल आएगा वही इन दोनों का आएगा। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के उसको 3 से गुणा किया, तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया कितना 77। अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा किसका, समबाहु त्रिभुज का, वो आ जाएगा 49 इंटू 1.732। इसमें से घटा दो आप लोग किसको 77 को, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.86 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करना इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की। मैंने आपसे कहा था जब एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों, अलग अलग माप की हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है। मान के चलिए एक भुजा आपको दे दी 7 सेंटीमीटर, एक आपको दी गई है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, एक आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। 3 अलग अलग भुजाएं आपको दी गई है। आपको बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने आपसे कहा था जब किसी त्रिभुज की 3 अलग अलग भुजाएं दी जाती है और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, मैंने आपको हीरोइन का सूत्र बताया था, S ब्रैकेट S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C, रूट में आता है ये। S का मतलब क्या होता है दोस्तों, S का मतलब है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, आधा परिमाप। तो हमें पहले पूरा परिमाप चाहिए। पूरे परिमाप का मतलब हो गया चारों ओर की माप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो और तीनों भुजाओं का क्या कर दो, आधा क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 में जोड़ोगे 9। ठीक है, तो बताओ 15 और 9, यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कितने, 24 आ जाएगा। 24 में जब आप लोग 2 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कितना, 12। यानी S का मान बताओ कितना आ गया, 12। अब देखो आपको क्या करना है, S की जगह तो रखना 12, एक ही जगह। जैसे मान लो एक भुजा को आपने A मान लिया, A का मान हो गया 7, एक भुजा को आपने B मान लिया, B का मान हो गया 9, एक भुजा को आपने C मान लिया, C का मान हो गया 8। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ 12 रखोगे, यह आ गया 12। फिर देखो 12 में से 1 को घटाओ तो 12 आ गया S का मान, A का मान आ गया 7, यानी 12 में से दोस्तों 7 गए तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, मैं सीधा सा कर देता हूँ, यहाँ बचेगा 5। फिर देखो, फिर 12 में से घटाओ B को, किसको, 8 को, कितना बचेगा 4, और फिर 12 में से घटाओ 9 को, यानी ये बचेगा 3। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 और ये आ गया 12 इंटू 5। तो यह आ गया दोस्तों 12 इंटू 5 इंटू 12। अब आपको मालूम है 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 इंटू 5। एक बार बताओ 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो 12 से अंडर रूट तोड़ जाएगा, ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट का 5। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अंडर रूट 5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या आएगा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 12। देखो अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा इसके विकर्ण की माप है 100 मीटर, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो समझो आप 2 मिनट के लिए ध्यान से। एक आयताकार मैदान, साफ जैसे मान लो ये आपका कोई मैदान है, मैदान है आयत के आकार का। एक आयताकार मैदान की लंबाई यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है दोस्तों, ये आपको दी गई है 80 मीटर, ये लंबाई हो गई 80 मीटर तथा इसके विकर्ण की माप, कोई सा भी विकर्ण ले लीजिए, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये विकर्ण जैसे आपको कितना दे दिया 100 मीटर, विकर्ण आपको 100 मीटर दे दिया, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल आप ज्ञात करना चाहो आयत का, तो उससे पहले आपको दोस्तों किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, आयत की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, समझना। आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दी गई है 80, चौड़ाई आपको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी क्या आएगा आयत का क्षेत्रफल। अब हम उस चीज के ऊपर गौर करेंगे जो हमें प्रश्न में दी गई है। प्रश्न में क्या दिया गया था आपको, आयत का विकर्ण, तो आप लोग सूत्र लगाइए यहाँ पर आयत के विकर्ण का। आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर आयत का विकर्ण, जो आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है 100। एक बात बताइए, लंबाई जो है वो आपको दी गई है 80 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 100। देखो रूट को हटाओगे तो सामने वाली संख्या के अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, सॉरी अंडर रूट को हटाओगे तो सामने वाली संख्या के स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64 6400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ज्ञात करना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100 × 100 यानी ये आ गया आपका 10,000। आपको बी का मान निकालना है चौड़ाई का, प्लस के 6400 बराबर की जाती किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यह आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर बराबर 10,000 में से घटा देंगे किसको 6400 को, तो ये बच जाएगा दोस्तों हमारा 3600। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटने पर सामने अंडर रूट लगता है, अंडर रूट को हटाने पर सामने स्क्वायर लगता है। तो यहाँ से बी का मान निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3600। 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों 6 का, तो 3600 का हो जाएगा 60, यानी चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई आपके पास 60 मीटर। एक बात बताओ, लंबाई दी गई थी आपको 80 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 60 मीटर। क्षेत्रफल निकालोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, 6 8 48 यानी 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 वर्ग मीटर क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 आपसे कहता है दोस्तों कि उन 10 वर्गों, देखो एक नहीं है दो नहीं है, कितने वर्ग है 10, समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलेगा, और रीजनिंग की क्लासें बहुत जल्द हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए उन 10 वर्गों, कितने वर्ग है टोटल 10 वर्ग है साहब, उन 10 वर्गों जिनकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, इस प्रकार 23, 24, 25 क्रमशः आगे कहाँ तक दी गई है 29 सेंटीमीटर तक दी गई है। तो इनके क्षेत्रफलों का हमें क्या बताना है दोस्तों, योग बताना है। समझिए यार वर्ग है, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। टोटल वर्ग कितने दिए गए हैं 10। 10 वर्ग कौन कौन से, पहला वर्ग वो है जिसकी भुजा दी गई है कितनी 20,
दूसरा वर्ग वो है जिसकी भुजा कितनी है 21, तीसरा वर्ग है 22, चौथा वर्ग है 23, इस प्रकार कंटिन्यू आगे है 29 तक। इसकी एक तो ये कंडीशन है, आप लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हो, देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे भुजा स्क्वायर, यानी यह आपका बन जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, इस प्रकार आगे तक बढ़ोगे 29 का स्क्वायर। एक तो यह तरीका है कि आप 20 का वर्ग लिखोगे, 421 का लिखोगे, 441, इस प्रकार 22, 23, 29 तक लिखोगे, सबको जोड़ोगे, काफी लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपको सॉल्व करना है नहीं, आप ढूंढोगे इसका छोटा तरीका। थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों, 20 से लेकर 29 तक की प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू आ रही, जिनके वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखो n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यह होता है दोस्तों n ब्रैकेट n प्लस का 1 ब्रैकेट 2n प्लस का 1/6। ठीक है, मैं कहूं n प्राकृत संख्याएं, मतलब आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर 29 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लो। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है 20 से लेकर 29 तक की, फिर क्या करो, 1 से लेकर 19 की काम में नहीं आई, तो 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल दो, और इसमें से 1 से लेकर 19 तक की वर्गों की संख्याओं के योग को घटा दो, आपका क्या हो जाएगा, 20 से लेकर 29 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। समझना ध्यान से, हमें केवल क्या चाहिए, 20 से लेकर 29 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 29 तक की यानी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। 1 से लेकर 29 तक के निकालोगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 29, यानी देखो ये आ जाएगा n यानी 29 इंटू n प्लस 1 तो 29 और 1 30 इंटू 2n यानी n का मान है 29, 29 दूना 58, 58 में एक जोड़ो 59, और बटे में क्या आ गया दोस्तों, आपका 6 आ गया। चलो फिर देखो आगे, एक तो यह आ जाएगा 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, अगर वो आपसे 1 से लेकर 29 की पूछता तब तो आपका यह आंसर हो जाता, लेकिन उसने आपसे पूछा है 20 से लेकर 29 तक की, मतलब 1 से 19 का नहीं पूछा, तो 1 से 19 को घटा दो। जब 1 से लेकर 19 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालोगे तब आपको n का मान क्या रखना दोस्तों, 19। ठीक है, चलो तो आ जाएगा n यानी 19 ब्रैकेट n प्लस 1 यानी 20, 19 दूना 38 और 1 39, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। अब देखो 6 पंजे 30, तो यह आ गया आपका 29 इंटू 5 इंटू 59, ये कट जाएगा आपका 2 से कटेगा 10 बार, ये कटेगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यह आ गया 19 इंटू 13 ढाई 130। देखिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 29 इंटू 5 इंटू 59 इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा उसमें से 19 इंटू 130 को घटा देना, आपका क्या आ जाएगा फाइनली करेक्ट आंसर। जल्दी से सोल्व कीजिए आप लोग इसे फटाफट, इसको सोल्व करके इसे घटाना है, आपका क्या आ जाएगा 20 से लेकर 29 तक की संख्याओं के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। देखो परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है दोस्तों
ये कोई वर्त है, इस वर्त के चारों तरफ की ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, यही क्या कहलाती है दोस्तों, इसकी परिधि कहलाती है, चारों ओर की माप। तो वर्त की परिधि आपको दी गई है दोस्तों 88 सेंटीमीटर। आपको बताना है दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल। देखिए, वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। मतलब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको किसका मान चाहिए, वर्त की त्रिज्या का मान चाहिए। ठीक है, समझना ध्यान से। प्रश्न में आपसे कहा गया है वर्त की परिधि। देखिए, एक होता है परिमाप और परिमिति, उसका मतलब भी होता है चारों ओर की माप का योग, वो भुजाओं में काम में आता है। जब हम वर्त की बात करते हैं तो वर्त में कहा जाता है उसको परिधि। ठीक है, चारों ओर की माप। परिधि आपको दे दी 88 सेंटीमीटर। आपको निकालना है दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर वर्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र काम में आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो हम रख देंगे 22/7, लेकिन आर का मान हमें मालूम है नहीं है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस चीज के ऊपर गौर करेंगे जो हमें प्रश्न में दी गई है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, परिधि। तो आप लोग पहले सूत्र लगाओगे किसका, वर्त की परिधि का। तो वर्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान आपको दिया है बराबर में 88। तो ये आ गया 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 88। इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा 88 44 बार, फिर 22 से कटेगा 44 2 बार, तो r/7 बराबर आ जाएगा 2। 7 भाग की संख्या बराबर की इधर चली जाएगी, गुणा में 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई। हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा 14 इंटू 14। तो 7 का भाग दिया 14 में 2 बार, 22 दूनी 44, 44 को किससे गुणा कर देंगे 4 से। यह आ जाएगा दोस्तों 4 चौको 16 का 86, 4 चौको 16 और 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। समझना प्यारे मित्रों आप लोग ध्यान से, यहां आपको प्रश्न में वर्त की परिधि दी गई थी, ज्ञात करना था क्षेत्रफल। प्रश्न इस प्रकार से भी आपको मिलेगा कि वर्त का क्षेत्रफल आपको दे देगा, आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपको पहले वर्त की त्रिज्या चाहिए। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे आप वर्त के क्षेत्रफल के सूत्र से। नेक्स्ट देखिए, आगे यदि हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है और उनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दे 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो बताओ दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। एक बात बताइए, समलंब चतुर्भुज अभी हमने पढ़ा था। समलंब चतुर्भुज वो होता है दोस्तों जिसमें 2 समांतर भुजा होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। उनके बीच की दूरी ही उसकी ऊंचाई का कार्य करती है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। यदि मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए समांतर भुजाएं ए और बी है, ठीक है, ये मैंने माना है सुविधा के लिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे एक बात ये बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग वहां कितना रखेंगे दोस्तों, ये में दिया हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में आ गया 1/2। अब देखिए दोस्तों, ए और बी क्या है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक तो बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो आपको बड़ी भुजा दी गई है 10, मान लो ये बड़ी भुजा 10 है, तो छोटी वाली भुजा बी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको बी मान लो।
बड़ी वाली भुजा को आपने ए मान लिया, ए की जगह आपने क्या रख दिया 10 इंटू ऊंचाई क्या है, दोनों के बीच की दूरी जो आपको कितनी दी गई है दोस्तों 4। क्लियर है, समझ लेना एक बार फिर ध्यान से। तो दोस्तों 2 से 4 कट जाएगा हमारा कितनी बार, 2 बार, ये आ गया 30 बराबर, देखो 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 2 को 20 से गुणा किया तो 2b प्लस का 20 बराबर के इधर हो जाएगा माइनस का 20, 30 में से घटा देंगे 20 बराबर में आ जाएगा 2b, तो ये आ गया 10 बराबर 2b, 2 से 10 कट गया दोस्तों 5 बार, b का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 5। ठीक है, b का मतलब क्या आ गया दोस्तों, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो है वो आ गई आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपसे कहता है कि एक आयताकार फर्श, देखो आपका कोई फर्श है जो किसके आकार का है, इस प्रकार से आयत के आकार का है, उसकी देखो लंबाई जो आएगी ना वो उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक आएगी। एक बात बताओ रे, ये जो लंबाई आएगी यहां से लेकर यहां तक, ये भाई साहब इसकी जो चौड़ाई आएगी उस चौड़ाई से कितना अधिक आएगी, 30 सेंटीमीटर। देखो अधिक के लिए जोड़ते हैं, कम के लिए घटाते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका ये कहता है ये आयत है, आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो इस आयत की जो लंबाई आएगी ना, ये लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 ज़्यादा आएगी, मतलब चौड़ाई 1 है तो उसको 30 ज़्यादा, 30 और 1 31 क्या आएगी लंबाई, समझ गए इस प्रकार से। तो चौड़ाई में 30 ज़्यादा करोगे तो लंबाई आ जाएगी, लेकिन चौड़ाई कितनी है क्या ये आपको मालूम है क्या, नहीं है। मान लो साहब मैंने कहा चौड़ाई क्या है x, ये मैंने माना है, ध्यान रखना सुविधा के लिए। चलो एक बात बताओ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। चौड़ाई को मैंने x मान लिया तो दोस्तों जो लंबाई आएगी ना ये आ जाएगी x प्लस का 30, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 30 ज़्यादा आएगी। चलो आगे आपका प्रश्न कहता है कि यदि इसका क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप, आयत का जो परिमाप है ना वो होता है दोस्तों 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आप कहोगे सर आयत का परिमाप यदि हमें ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई का मान चाहिए, तो पहले हम ज्ञात करेंगे दोस्तों चौड़ाई। चौड़ाई में जैसे 30 जोड़ेंगे तो लंबाई भी आ जाएगी, फिर हम लोग क्या निकालेंगे उसका परिमाप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सूत्र लगाना होगा दोस्तों हमें आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। तो आप लोग मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2800 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई जो आएगी दोस्तों, देखो चौड़ाई को हमने क्या माना था x, तो लंबाई जो आएगी वो x से 30 अधिक आएगी यानी x प्लस का 30। ठीक है, चलो ये तो आ गया दोस्तों 2800 बराबर, ब्रैकेट के बाहर x है, x को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 30 को x से गुणा किया तो ये आ गया 30x। ठीक है, देखिए 2800 बराबर की संख्या इधर जाते हो जाएगी माइनस की, तो ये तो x स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, ये प्लस का 30x भी ऐसे कैसे आ गया, प्लस का 2800 बराबर के इधर आते आ गया दोस्तों माइनस का 2800, तो यहाँ बराबर में क्या बचेगा आपके पास 0। जब आप लोग इसे देखोगे ध्यान से तो ये आपको दोस्तों एक द्विघात समीकरण बना हुआ दिखाई देगा, जिसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। आपको क्या करना है दोस्तों, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं और इसके गुणनखंड करके आपको क्या निकालना है, यहाँ से x का मान निकालना है। समझिए आप लोग ध्यान से, जब भी इस प्रकार से में द्विघात समीकरण दिया जाता है
यानी द्विघात समीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऐसा समीकरण जिसमें पदों की संख्या 3 होती है और अधिकतम घात हमें क्या दी जाती है 2। देखो इसके गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में तीसरा अचर पद दिया गया है इसको गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आपको गुणा में कुछ नहीं दिया, मतलब आप लोग क्या मानोगे 1। तो 2800 को 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा दोस्तों 2800। अब हमें 2800 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करें तो आ जाए 2800, या तो उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर या उन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पर क्या आ जाना चाहिए बीच का 30। समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, संख्या बड़ी है दिमाग से काम करो। अगर केवल मान लो इधर 28 हो और यहां क्या हो केवल 3, समझो द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो तीसरा पद दिया जाता है अचर पद उसको गुणा करते हैं पहले पद एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया, हमने क्या मान लिया 1। 28 एकम 28। अब 28 के दो टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर तो आना चाहिए 28, या तो उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने पर या उन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पर बीच वाला कितना जाना चाहिए 3। ठीक है, तो बताओ ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करें तो आ जाए 28, और या तो उन दोनों को आपस में जोड़ने पर या उन दोनों को आपस में घटाने पर क्या आ जाए 3। आप लोग कहोगे सर 7 और 4, देख लो 7 चौक 28, गुणा करने पर 28 आ गया, 7 में से 4 घटा दिया 3 आ गया। तो सिंपल सा लिख दो यार, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 30x है, तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो 30 है ना, तो इसको आप लिख दोगे 70x माइनस का 40x माइनस का 2800। देखो 70 को 40 से गुणा करते हो तो 7 चौक 28 कितना आता है 2800, और 70 में से 40 को घटाते हो तो कितना आता है 30। राइट, चलो अब देखिए पहले 3 पद थे, अब कितने पद हो गए टोटल 4। दो दो पदों के जोड़े बना लीजिए, जोड़ा हमेशा 2 का बनता है। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, x आ रहा है तो x को हमने कॉमन ले लिया। देखो एक्स स्क्वायर इसका मतलब है x 2 बार है, एक x को आपने कॉमन ले लिया, एक x बचेगा प्लस का, यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा दोस्तों केवल 70, यह आ गया माइनस। देखो इधर भी 40 का भाग जा रहा है और इधर भी 40 का भाग जा रहा है, मतलब माइनस का 40 कॉमन आ गया, माइनस का 40 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा x, ये आ गया माइनस। 40 का भाग दोगे आप 2800 में तो 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा कितनी बार, ये जाएगा दोस्तों आपका, देखो समझना ध्यान से यहाँ पर आप लोग, माइनस का 40 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, अब माइनस का 40 को बना गया, यहाँ बचेगा x, तो देखो ये माइनस माइनस है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और 40 का भाग दोगे किसमें 2800 में, तो ये कितनी बार जाएगा 70 बार। एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों आपका समान आना चाहिए, तो ये दोनों बिल्कुल आपका समान आ गया। तो एक तो आ गया आपका दोस्तों x प्लस का 70, और एक ये बन जाएगा आपका x माइनस का 40। एक बार तो रखो x माइनस के 40 बराबर 0, एक बार रखो x प्लस का 70 बराबर 0, तो प्लस का 70 बराबर में इधर जाते आ जाएगा माइनस का 70। देखो माइनस का 70 आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लंबाई आपको चाहिए, लंबाई पॉजिटिव आएगी, आपकी नेगेटिव कभी नहीं आएगी, तो -70 तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ से निकालोगे तो माइनस का 40 बराबर के जाते हो जाएगा प्लस का, यानी x का मान जो है वो आपको कितना प्राप्त होगा दोस्तों 40। अब आपको क्या चाहिए थी चौड़ाई, चौड़ाई को आपने x माना, x का मान आ गया 40, कहानी खत्म। फिर आपको पता है लंबाई जो आएगी ना वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा आएगी 30, तो चौड़ाई आ गई x, x का मान आया 40, 40 में जोड़ दो 30 दोस्तों, लंबाई जो है यानी चौड़ाई, देखो चौड़ाई तो आ गई कितनी 40, लंबाई हो जाएगी 30 ज़्यादा कितनी 70। आपको क्या निकालना है दोस्तों परिमाप। आयत का परिमाप होता है प्यारे मित्रों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यह हो जाएगा आपका
70 प्लस का 40 इंटू 2, तो 70 और 40 110, 110 को 2 से गुणा करोगे 220, ठीक है, 220 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखो प्रश्न नंबर 17 है, यदि किसी आयत की लंबाई को दोगुनी तथा चौड़ाई को चौगुनी कर दी जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सुनो यार ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, समझो। यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुनी और चौड़ाई को कर दे 4 गुनी, तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक बात बताओ आप मुझे, मान लो साहब ये आयत है, मैंने कहा यार आपसे कि ये जो आयत है, इस आयत की जो लंबाई है, मान लो लंबाई को मैंने क्या माना 30, चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया 10। देखो ये मैंने अपनी इच्छा के अनुसार माना है, ठीक है, आप लोग भी मान सकते हैं इसे। मैंने कहा आयत की लंबाई है 30, चौड़ाई कितनी है 10, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 30 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 300। 300 आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि अब आपको क्या करना है, लंबाई को 2 गुना करना है, तो बताओ 30 का 2 गुना क्या हो जाएगा 60। फिर मैंने कहा चौड़ाई को चौगुना कर दो, 10 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 40। अब निकालो क्षेत्रफल। आप कहोगे 6 चौके 24, कितना आया 2400। बताओ आया कि नहीं आया, आ गया। समझना, लंबाई मानी 30, चौड़ाई मानी 10, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल प्राप्त हुआ दोस्तों 300। जब लंबाई को 2 गुना किया तो ये प्राप्त हो गई 30 दूनी 60, और जब चौड़ाई को 4 से गुना किया तो ये आ गई 10 चौक 40। जब क्षेत्रफल निकाला तो 6 चौके 24, यानी प्राप्त हुआ 2400। ठीक है, हमें बताना है दोस्तों कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो आपको मालूम है प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। तो वृद्धि निकालोगे, पहले था 300 अब आया 2400, यानी वृद्धि कितने की हो गई 2100 की। भाई पहले था 300 अब आ गया 2400, 2400 में से 300 घटाया, वृद्धि कितने की प्राप्त हुई 2100 की। तो यह आ जाएगा दोस्तों वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य जो कितना था 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 7 21, 700। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 700%। राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे दिया गया दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। देखो इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग कोशिश ऐसी रखा करो दोस्तों कि हमें पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आप तुरंत आंसर दो, केवल दिमाग से समझो। आयत की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई इसमें है ना 6:7 के अनुपात में वृद्धि होती है। यानी देखो वृद्धि को मतलब ये होगा, आप ये मान के चलो पहले लंबाई थी साहब कितनी 6, अब लंबाई कितनी हो गई दोस्तों 7, 1 की वृद्धि होगी। फिर आगे पढ़ो, उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो गई। यानी पहले थी साहब चौड़ाई कितनी दोस्तों 5, अब चौड़ाई कितनी रह गई दोस्तों 4। बात करें क्षेत्रफल की, एक बात बताओ रे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 6 पंजे 30। पहले क्षेत्रफल कितना आया 30,
अब 7 चौक 28, अब क्षेत्रफल कितना आ गया 28, काटो 30 में 2 का भाग दिया 15, 28 में दिया कितनी बार 14 बार। बताओ आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका करेक्ट आंसर 15:14। केवल दिमाग से समझना था। देखो लंबाई में जो वृद्धि होती है ना वो होती है दोस्तों 6:7 के रूप में। मतलब ऐसे मान के चलो पहले अगर लंबाई 6 थी तो अब लंबाई कितनी हो गई 7, 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो फिर कहता है चौड़ाई में कमी होती है 5:4। भाई पहली चौड़ाई 5 तो अब गति है 4, क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, सिंपल सा आ गया। अनुपात पूछ रहा है वो, तो 15:14 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। चलो साहब यार वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। एक दिया हुआ है दोस्तों व्यास, सबको मालूम है व्यास 2 गुना होता है वृत्त की त्रिज्या का। ठीक है, तो व्यास कितना आ जाएगा दोस्तों 2r। अब देखो प्रश्न आपका क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि दोस्तों वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसके व्यास यानी वृत्त का जो व्यास होता है दोस्तों हमेशा वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना। दोनों का अंतर के लिए हमेशा माइनस आता है, तो हम कहेंगे 2πr माइनस 2r। दोस्तों दोनों के बीच में का जो अंतर है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, बराबर में क्या रखोगे 60 सेंटीमीटर। आपको बतानी है वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी। एक बात बताओ यार, इधर भी 2r है इधर भी 2r है, दोनों तरफ 2r आ रहा है, मतलब 2r आपका क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ से 2r हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, तो ये पाई का मान बचेगा 22/7, यह आ जाएगा माइनस का यहाँ 1 और बराबर में कितना आया 60। समझना एक बार ध्यान से, देखो वृत्त की परिधि 2πr इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना 2r। दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह आता है, हमें दिया हुआ है 60, बराबर में क्या रखा हमने 60। देखो ये 2πr है, इधर भी 2r आ गया इधर भी 2r आ गया, मतलब 2r को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा पाई की जगह हमने क्या रखा 22/7, यहाँ से 2r कॉमन आ गया, क्या बचेगा दोस्तों 1। देखिए इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये तो आ गया 2r, यह आ जाएगा 22/7 माइनस 1, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, बराबर में आ गया 60। देखो इधर आ जाएगा दोस्तों 2r, यह आ जाएगा 22 एकम 22 माइनस 7 एकम 7। ठीक है, तो यह आ गया 22 माइनस का 7, नीचे आ जाएगा 7 एकम 7 और बराबर में आ जाएगा दोस्तों आपका 60। देखो 2r, बताओ 22 में से 7 घटा दिया आपने। ठीक है, तो जब 22 में से 7 घटा दिए तो बचेंगे कितने 15, यहाँ बटे में आ गया दोस्तों 7, बराबर में आ गया 60। 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, 15 से कट जाएगा 30 2 बार, तो ये बचेगा r/7 बराबर 2। 7 भाग की संख्या बराबर के इधर चली जाएगी गुणा में, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। और क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आप लोग ज्ञात कर सकते हो सूत्र πr² के माध्यम से। नेक्स्ट देखो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 20 है 130 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। देखिए ये कोई तार है यहां से यहां तक, इस तार की जो लंबाई है, देखो लंबाई कितनी दी गई है दोस्तों
तो तार की लंबाई दी गई है 132 सेंटीमीटर। अब देखो तार बिल्कुल सीधा है, इस तार को आपने क्या किया, यहां से मोड़ दिया और यहां से मोड़ा, और मोड़ते ही आपने क्या बना दिया दोस्तों, इसको वर्त बना दिया। मैं आपसे ये कहूँगा अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबा तार था, आपने इसको यहाँ से मोड़कर घुमा दिया, तो ये टोटल चारों तरफ की माप तो 132 ही रहेगी, क्योंकि तार की जो लंबाई है वो किसका काम करेगी दोस्तों, वर्त की परिधि का। ठीक है, तो वर्त की परिधि क्या होती है बताओ, 2πr। तो 132 जो तार की लंबाई है जिसे आपने मोड़कर वर्त बना दिया, ये क्या है, इसकी परिधि कितनी आ गई, 132। आपको निकालना है इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। वर्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको r का मान चाहिए। हम लोग उस चीज पे फोकस करेंगे जो हमारे को प्रश्न में दी गई है। प्रश्न में आपको दिया गया तार की लंबाई, तार को मोड़कर बना दिया गया वर्त, वर्त के चारों ओर की माप कहलाती है परिधि, जो दी गई है 132। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, बराबर में रखा आपने 132, यह आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7 बराबर इंटू आर। देखो आर का मान तो आपको ज्ञात करना है, बराबर में आ गया 132। तो देखिए 2 से काट दो 132 को, तो ये कटेगा दोस्तों 2 छक्की 12 और 2 छक्की 12 कितनी बार, 66 बार। 22 से 66 कट जाएगा 3 बार, r/7 बराबर 3, तो त्रिज्या आ जाएगी 7 या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं यार। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ गई, आपको वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², 22/7 इंटू r², त्रिज्या आई 21 इंटू 21, 7 का भाग दिया 21 में 3 बार, 22 या 66, 66 को जब आप लोग 21 से गुणा करोगे दोस्तों, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इस तार के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, आज की क्लास में हमने पढ़े 20 क्वेश्चन, आगे हम कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे प्रश्नों को लेकर आने की। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।